बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, इंतखाबात में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। तमाम सियासी जमातें और उनके रहनुमा दिन रात मुतहर्रिक हैं। इस वक्त मैदान में मौजूद तमाम जमातों का एक ही मंशूर है और एक ही दस्तूर कि हुसूल इक़्तिदार किस तरह मुमकिन बनाया जा सके। वक्त की बात है, एक ज़माना था जब मुकम्मल मंशूर लाया जाता था, 5 साला प्लान पेश किया जाता था। पार्टियों में जमहूरियत ना सही, कम अज कम जनरल वर्कर्स इजलास में कारकर्दगी और हिसाब पर सवालात तो होते थे। अब मरकजी मजलिस आमला है, मगर हर जमात ने अपनी अपनी कोर कमेटी बना ली है। जो तरीक़ाकार सियासी जमातों ने जमहूरियत का अपनी पार्टियों में राइज किया हुआ है, अब वही पूरे मुल्क में नाफिज हो रहा है। यानी इक़्तिदार में कैसे आया जा सकता है, जिसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 15 रोज बाकी हैं। सियासी जोश व खरोश उरूज पर, शहर शहर इलेक्शन का माहौल, जगह जगह रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स, इंतखाबी सरगर्मियां बढ़ गई। मुस्लिम लीग नून का मंडी बहाउद्दीन में जलसा, सियासी कैदियों की रिहाई का वादा करने वाले जाती जेलें भी खत्म करें। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो पर तनकीद और मजलूम बनकर हिमायत लेना हमारा सियासी कल्चर है। लेवल प्लेइंग फील्ड पर मुर्तजा सोलंकी का मुकालमा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इंतखाबात की तैयारी से मुतालिक एक और मरहला अबूर, बैलेट पेपर की तबात में हायल रुकावटें दूर, पंजाब फतह करने का मिशन, पीपल्स पार्टी का गुजरात में सियासी कुव्वत का मुजाहरा, सानेहा 9 मई बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला और पीटीआई की केपी में इंतखाबात अदलिया की जेर निगरानी कराने की दरख्वास्त खारिज। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे एफबीआर का रिटेलर से टैक्स लेने के लिए स्कीम लाने का फैसला सामने आया है। इंतखाबात से कबल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा मुतवक्की है, जबकि वफाकी काबीना ने एफबीआर में इस्लाहात के लिए बैनुल वजारती कमेटी कायम कर दी है और IMF से दूसरे जायजे के लिए मुज़ाकरात इंतखाबात के बाद मुतवक्के हैं। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर बागा साहब, रिजवान रजी साहब और सलमान आबिद साहब। मैं आपसे आगाज़ करूंगी। रजी साहब, इंतखाबी दंगल सजने में महज 15 दिन बाकी रह गए हैं। सियासी जोशो खरोश को अगर देखा जाए उरूज पर है। सवाल ये है कि तालीम मिले ना मिले, सेहत की सहूलतें मैसर हो ना हो, पीने का साफ पानी आता हो या नहीं, मगर हर तरफ आवाम को सब्ज बाग ज़रूर दिखाए जा रहे हैं। क्या जमहूरियत महज अब मुफादात का टकराव बनकर रह गई है? देखिए, ये जो सब्ज बाग दिखा रहे हैं हमारे सियासतदान, हमारे वोटर को इन सब्ज बाग को इन बातों को याद रखना चाहिए और जब ये इलेक्शन जीत जाएं और इक़्तिदार में आ जाएं तो इन्हें इनके ये वादे याद दिलाने चाहिए। यही जमहूरियत है। और अब तक ये जो हमारे सियासतदान एक तरह के वादे करके और पतली गली से निकल जाते हैं और 5 साल बाद आ जाते हैं दास्तानें सुनाने, तो अब हमें ये करना चाहिए और जब वो दोबारा हमारे पास आए हमें नए वादे सुनाने के लिए, तो फिर हमें उनको वो वाले वादे याद दिलाने चाहिए। कम से कम इस तरह एक वो रहता है, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, एहतसाब रहता है। ये एहतसाब अवाम ने खुद करना है। जमहूरियत पर है, एक्सक्लूसिव नहीं है किसी के लिए। होता ये है कि हम उनके वादों का पहरा नहीं देते, हम अपनी बातों का पहरा नहीं देते, हमसे मुराद है अवाम। तो नतीजे के तौर पे हमारा सियासतदान भी फिर बहुत काइया है और वो अगली दफा आता है और नए वादे लेके आता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि कुछ अहबाब को लग रहा था कि इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा, तो अब माहौल बन गया और मतलब कि आज हमने देखा है कम से कम 3 गैदरिंग थी और पूरे का पूरा पंजाब इस वक्त फोकस में है। अगर हम देखें तो सबसे पहले KPK और जो है उसको कवर किया गया है और लगता यही है कि इलेक्शन सिर्फ पंजाब और KPK नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जलसों का मरकज और महवर ये दोनों सूबे ही बने हुए हैं। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में अगर कोई जलसा होता भी है तो उसकी खबर नहीं आती और सिंध में सिर्फ कराची को ही के अंदर ही हमें थोड़ी सी सियासी सरगर्मी नजर आती है। अंदरूनी सिंध वो भी नजर नहीं आती, बल्कि अंदरूनी सिंध तो बदकिस्मती है कि कैंडिडेट जो हैं वो उस वोटर के सामने बैठ के उन्हें बाकायदा धमकी दे रहे होते हैं कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो फिर अपना असर देख लो। तो खैर बहरहाल माहौल बन गया और देखिए अब अगले बाकी 15 दिनों में क्या होता है। जुबान के अंदर जो शरीनियां हैं वो तलखी में क्यों कैसे वो जो है वो तब्दील होती हैं, तो इंतजार कीजिए।
ठीक है जी। वागा साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, क्या महज मफादात का टकराव बनकर रह गई है जमहूरियत? क्योंकि एक ज़माना था जब मंशूर लाया जाता था, बल्कि 5 साला जो प्लान था वो पेश किया जाता था सियासी जमातों की जानिब से, और अब हम देख रहे हैं कि 15 दिन बाकी रह गए हैं और बड़ी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपना मंशूर भी पेश नहीं किया। देखिए, इन सियासी जमातों का सिर्फ एक ही मंशूर और मकसद लगता है, दूसरों के बारे आग उगलना। आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की तीनों बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको हुकूमत करने के मौके मिल चुके हैं। चले, एक पार्टी को एक दफा मिला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को बहुत दफा हुकूमत करने का मौका मिला। असूल तो ये है कि ये इन इलेक्शनों में अपनी वो कारकर्दगी लोगों को बताएं कि ऐ लोगों, देखो हमने आपके लिए क्या क्या काम किया था। आपकी महंगाई, मुल्क के अंदर हमने महंगाई किस लेवल पे खत्म की, आपको कितनी सहूलतें दी, तालीम आम की, हमने टैक्स कम किया, हमने पेट्रोल कम किया, हमने लोगों का मेयार जिंदगी कहां से कहां ले आए। अच्छा, ये कोई बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर माजरत के साथ गंद फेंकने के लिए सारे तैयार हैं। ये मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, किसी एक की नहीं। जलसा करते हैं तो दूसरों के बारे जहर उगलना शुरू कर देते हैं। देखिए, जहर उगलने से, और ये हमारा मंशूर, ये हमारा मकसद नहीं है। लोगों को खुदा का वास्ता है, लोगों को दिलासा दें, लोगों को तसल्ली दें, लोगों को पॉजिटिव, उनको अपनी सोच बताएं, मुल्क के लिए, कौम के लिए, लोगों को एक रोशनी दिखाएं। जो इस वक्त पूरी कौम नाउमीदी का शिकार है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी को ये चाहिए, उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो बड़े बड़े ये जो इंतखाबी जलसे हैं, उनमें दूसरी पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए, कौन अच्छा था, कौन बुरा है, कौन मुल्क दुश्मन है। देखिए, पूरी दुनिया में कहीं किसी कैंपेन के अंदर मुखालिफ को कभी उन्होंने मुल्क दुश्मन और गद्दार नहीं कहा। ये वाहिद मुल्क है जहां पे दूसरे अपने मुखालिफ उम्मीदवारों को, जो खुद पाकिस्तानी है और पूरी दुनिया सुन रही है, इंटरनेशनल मीडिया सुन रहा है, एक पार्टी दूसरे लोगों को, दूसरे उम्मीदवारों को और मुखालिफिन को गद्दार कह रही है और मुल्क दुश्मन कह रही है। भाई, खुदा का खौफ खाएं, कम से कम गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट तकसीम ना करें। आपने बिल्कुल सही कहा है नाज़िर कि वो अपनी कारकर्दगी बताएं। हम ये करेंगे, आने वाले वक्त के लिए हम आपके लिए फैसिलिटीज लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, जो जीडीपी है वो किस लेवल पे चला जाएगा, लोग कितने आसूदा हो जाएंगे, हम कौन सी फैसिलिटीज लोगों, अच्छा उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। आप पूरी कंपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की देख लें कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर गंद उछालने के अलावा उनके पास कोई बात ही नहीं है। ये मंशूर नहीं है, ये मकसद नहीं है इस जमहूरियत का। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर ना कहते हैं जी, बाई हुक और क्रुक आप किसी तरह से हुकूमत ले लें, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। अभी जो रजी साहब कह रहे थे कि जी जब वो दोबारा आए तो फिर उनसे पूछा जाए, वो लोगों को मिलेंगे तो लोग उनसे पूछेंगे ना 5 साल के दरमियान में भी किसी वक्त के, भाई हमने आपको वोट दिए थे, हजूर इन उम्मीदों पे वोट दिए थे, तो हमारा क्या बना? उन्होंने तो मिलना ही नहीं है। कुछ इस्लामाबाद और कुछ लाहौर और सेनेटर्स में इस्लामाबाद, बात खत्म। फिर 5 साल के बाद फिर यही लोग, इन्हीं को बेवकूफ सारे मिलके बनाएंगे नए ख्वाब, नए इंतखाबात और नए ख्वाब ये सामने आएंगे, लोगों को दिखाएंगे, नए चकमे दिए जाएंगे लोगों को, हम ये करेंगे। और ये भोली भाली अवाम हर बार इन सियासतदानों की बातों में आ जाती है और इस उम्मीद पे होती है कि शायद हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वो सिक्योर हो। लेकिन तारीख गवाह है पाकिस्तान की कि इन 76 सालों में हमने कितनी तरक्की की है। हमने इस मुल्क को, इस अवाम को, गरीब लोगों को ना हमने क्या दिया। कोई बंदा इसकी असेसमेंट करके दिखा दे कि देखिए हमने अपने फलां दौर में ये काम किया। हम ये जो छोटी मोटी मिसालें इधर उधर की जिक्र, अवाम को उससे कुछ नहीं मिला। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, लोग तो खते गुर्बत से नीचे चलते जा रहे हैं। तो ये हालात जब तक लोगों के नहीं बदलेंगे, ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं है जो अवाम क्या म्यारे जिंदगी ना बेहतर कर दो। तो इससे बेहतर है डिक्टेटरशिप ही है। अगर यही काम कर रहे तो चलो, खर्चा तो नहीं ना होगा असेंबलीज का, एमएनए का, एमपी का, ठीक है, फिर वो हुकूमत करते रहे। जब यही म्यारे जिंदगी रहना, बल्कि उल्टा कौम ने अपने टैक्सों से खर्चे करने, उनकी गाड़ियों के, इनके पेट्रोल के।
ठीक है जी। रज़ी साहब, फैसल वावड़ा कहते हैं कि बाप बेटी नहीं, चचा भतीजे की कुंडलियां शायद मिल जाएं, और हमने ये देखा कि पंजाब में नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 1-2 जलसे किए हैं, जबकि मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो कुछ ज़्यादा हमें मुतहरिक नज़र आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मियाँ साहब समझ गए हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल? मेरा ख्याल ये है कि जो मैंने बात भी की है वहाँ पे उनके करीबी लोगों से, मियाँ साहब जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए पार्टी ने ये तय किया है कि वो एक सर्टन लेवल के जलसे से कम जगह पे नहीं जाएंगे। मतलब अपना उन्होंने हल्का फिरना है, वो मतलब बगैर जलसे के फिर लेंगे। अच्छा। लेकिन अगर जलसा करना है तो वो एक अच्छी खासी तादाद में होना चाहिए। तो इससे मतलब कि वो कॉन्शियस हैं कि वो ये नहीं सुनना चाहते कि मियाँ नवाज शरीफ का जलसा था और उसमें इतने लोग थे और इतनी कुर्सियां खाली थी और इतनी जगह खाली थी। वो ये नहीं सुनना चाह रहे या मुखालफिन को ये बात कहने का मौका नहीं दे रहे। तो जहाँ पे छोटी गैदरिंग होती है या गैदरिंग होने का खदशा होता है, वहाँ पे मियाँ साहब नहीं जाते, वहाँ पे मरियम चली जाती हैं और वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो फिर भरपूर जलसा होता है। मुझे तो अब तक की उनकी जो है वो उससे यही लग रहा है। अब आज से वो मजीद ठंड बढ़ने का महकमा मौसमियात की पेशगोई है और बारिशों का एक नया स्पेल भी होगा और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होगी। तो यूं जो है मौसम मजीद ठंड हो जाएगी ना। तो ऐसी सूरत में जलसा और भी मुश्किल काम हो जाएगा और ये डोर टू डोर या हल्के के अंदर आप जो है एक चक्कर लगा लें तो वो सूरत हाल ज्यादा मुनासिब रहेगी। ठीक है। सलमान आबिद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान आबिद साहब हमारे साथ नहीं है। रज़ी साहब, अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ सामने आई है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब से लेवल प्लेइंग फील्ड पर गुफ्तगू हुई तो वो कहते हैं कि मजलूम बनकर हिमायत लेना हमारा सियासी कल्चर, यानी ये बात तय है, जिस तरह से ये आप भी अक्सर बात करते हैं कि मजलूमियत का जो कार्ड है वो हमेशा चल जाता है और वो खेला जाता है अवाम के साथ सियासतदानों की जानिब से। हाँ, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं ना होती। अगर परफॉर्मेंस हो तो जिसकी परफॉर्मेंस होगी वो परफॉर्मेंस दिखाएगा और जिसके पास परफॉर्मेंस दिखाने के लिए नहीं है वो मजलूमियत का कार्ड खेलेगा या वो दूसरी पार्टी के लोगों को कहेगा कि जनाब आप जो है ना वो अपनी पार्टी को वोट ना दो, मुझे दे दो। मतलब इस तरह की बातें होंगी। हमें अपने सियासतदानों को परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर एवेल्युएट होने का और एवेल्युएट करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि भाई आपने किया क्या है कि जो आप इतने अरसे बाद आए हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पे डाल देने की बजाय जब वो आपके घर आते हैं तब आप उनसे बात करें, उनको फीडबैक दें और वो भी जाके तो जो भी टीम आए लोगों के यहाँ तो यही लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। वो टीम भी जाके अपनी मर्कजी क़यादत को बताए कि जी आगे से ये फीडबैक मिल रहा है और बजाय इसके कहें कि अच्छा जी आपको ही देंगे वोट या हम सोचेंगे या इस तरह का करने की, उनको उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए, आज एक और जो है वो चीज अगर हम नोट कर सकें कि आज एक अभी नेक्स्ट फेज के अंदर इलेक्शन कैंपेन एंटर हुई है और उसमें तमाम पार्टियां और फोकस हो गया है उसका पंजाब की तरफ। आज के तीनों गैदरिंग, पॉलिटिकल गैदरिंग जो थी वो पंजाब से लाइव कवरेज हुई है। जैसे कि यहाँ पर ही असल मार का होना है, बाकी जो वफाक के इकाइयां हैं वहाँ पे शायद नहीं होना। लग कुछ आज से ऐसे लगा रहा है कि हालांकि एमकेएम ने अच्छे माहौल बनाया हुआ था और वो वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी कर रही है, लेकिन आज का दिन एमकेएम के खाते में भी खाली गया है। एएनपी भी शायद नहीं कर पा रही और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इक्तफा कर रहे हैं क्योंकि उनको थ्रेट बहुत ज्यादा है। तो ये देखिए अब पंजाब तक फोकस हो गया सारा इसका। ठीक है जी। सलमान आबिद साहब, हम बात कर रहे हैं कि इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं और सियासी जोशो खरोश भी उरूज पर है। ऐसी सारी सूरत हाल में अगर हम बात करें तो मंशूर जो है वो नहीं पेश किया गया बड़ी सियासी जमातों की जानिब से और 5 साला प्लान हमने देखा कि एक ज़माना था जब पेश किया जाता था, मुकम्मल मंशूर पेश किया जाता था। अब क्या लगता है, महज मफादात का टकराव बनकर रह गई है जमहूरियत? देखिए, जिस किस्म
की डिक्लाइनिंग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आई है और जिस तरह से जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ गई है और हमारी सियासत भी जो है वो कमजोर हो गई है, उसके नतीजे में मंशूर की सियासत की अब क्या अहमियत बाकी रह गई है? कौन मंशूर की बात कर रहा है सिवाय लान तान के अलावा, गालम गलोच के अलावा, इल्जाम तराशियों के अलावा? अब आप सियासी जमातों के मंशूर को इसी बुनियाद पे देखा करें कि वो एक दूसरे के कपड़े उतारने के तक मुतरादिफ है। ना किसी के पास इस मुल्क के एजुकेशनल सिस्टम का कोई हल है। अभी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने से महरूम है। क्या उसका कोई प्लान किसी सियासी जमात के पास है? क्या किसी जो हेल्थ के हवाले से जो हालात वाकयात हैं, मईशत के हवाले से जो हालात वाकयात हैं, बिजली, पेट्रोल, गैस के जो मामलात हैं, कोई आपको यहाँ पर कोई उसका हल पेश करता हुआ नजर आ रहा है? कोई सियासी जमात? सबके पास सलमान आबिद साहब की मेरे ख्याल है लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। रज़ी साहब, एक और जो चीज़ है, हम देखें कि मियाँ साहब ने 2013 के बाद अपने करीब तरीन साथी जो चौधरी निसार अली ख़ान है उनको खोया था, और फिर 2023 में शाहिद खाकन अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और अब मोहम्मद ज़ुबैर और आसिफ करमानी भी हाथ से अगर नहीं गए तो नाराज़ अलबत्ता ज़रूर है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मियाँ साहब को अगर हुकूमत मिल जाती है तो वो क्या परफॉर्म करेंगे? और आपके ख्याल में शरीफ फैमिली के लिए वज़ारत उज़्मा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर तख्ते पंजाब? देखिए, अगर हम इसका बड़ा तजिया करें तो हमें लगता ये है कि वो जिसे आपने तख्ते पंजाब कहा है, वैसे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनने और बिगड़ने का फैसला पंजाब ही करता है। इसीलिए हर एक का जिसका भी जोर चलता है वो पंजाब के हिस्से बखरे करने की बात करता है। कभी इसमें से जनूबी पंजाब जिला निकाल लें और कभी जनाब शुमाली पंजाब निकाल दें और इसके 3 हिस्से कर दें। इस तरह की बातें हम ऑफ एंड ऑन सुनते रहते हैं। इसीलिए कि जिधर पंजाब का होता है, और मियाँ साहब ने अपनी सियासत का मरकज हमेशा पंजाब को रखा है, अगर हम इसको यूं देख लें तो। और पंजाब को इसलिए जब वो पंजाब में अक्सरियत लेते हैं तो उनकी पूरे वफाक के अंदर अक्सरियत आ जाती है, तो वो तख्ते पंजाब से के जरिए वफाक तक पहुंचते हैं और वफाक में बैठ के तख्ते पंजाब को मजबूत करते हैं। आप इसको यूं कह लें कि वाइस वर्सा है, वन एंड द सेम थिंग है। वो एक चीज से दूसरी चीज को ड्राइव करते हैं और दूसरी चीज से पहली को स्ट्रेंथन करते हैं। और 82 से जब से उनकी सियासत का आगाज हुआ है, ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। और जितनी भी दूसरी पार्टियां जो कि वफाक तक पहुंचना चाहती हैं, उन्हें भी यही नजर आता है कि वफाक तक जाने का, इस्लामाबाद तक जाने का रास्ता जो है वो लाहौर से होके गुजरता है। इसलिए ज्यादा फोकस जो है वो लाहौर के ऊपर ही रखा जाता है। और इस वक्त भी हम इसी को ही देख रहे हैं कि जो भी पार्टी, अगर आपको याद हो तो 2018 के इलेक्शन के अंदर जो चेयरमैन पीटीआई है, उन्होंने अपने आखिरी दिन के जलसे जो थे वो लाहौर के अंदर किए थे। और मुझे याद पड़ता है कि यहीं पे अपनी इलेक्शन कैंपेन का इख्तिताम किया था, अगर मेरी याददाश्त साथ दे रही है तो ये एक सिंबॉलिक चीज रही है। बहुत सारी इलेक्शन कैंपेन जो माजी में 71 के बाद हुई हैं, उनका इख्तिताम लाहौर में होता रहा है। मुझे याद है 88 की इलेक्शन कैंपेन बेनजीर भुट्टो साहिबा ने लाहौर में आखिरी जलसा करके खत्म की थी। तो लाहौर की एक पॉलिटिकल हैसियत रही है जिसे लाहौर अप्रूव करता है, अप्रूवल देता है, कबूल करता है, उसकी जाके फिर वफाक के अंदर मकबूलियत होती है। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है, मुर्तज़ा सुलंगी साहब से लेवल प्लेइंग फील्ड पर मुकालमा हुआ तो वो ये कहते हैं कि मजलूम बनकर हिमायत लेना हमारा सियासी कल्चर है, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि वाकई जब आपके पास कारकर्दगी नहीं होती, जिस तरह से रज़ी साहब कह रहे थे, जब कुछ डिलीवर नहीं किया होता तो फिर मजलूमियत कार्ड ही है जो जाकर खेला जाता है आवाम के सामने सियासतदानों की जानिब से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इशूज की बुनियाद पे तो सियासत होती नहीं है ना। हम मजलूमियत की बुनियाद पे या जुल्म की बुनियाद के ऊपर ही अपना कार्ड खेलते हैं। अब मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो है कमाल के आदमी है। अभी निगरान हुकूमत में आने से पहले जो है हमारे साथ टीवी पर टॉक शो करके जमहूरियत का मुकदमा बहुत खड़ा करते थे। अब माशाल्लाह उनको हर तरफ, चारों तरफ जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आती है, तो उनको तो दाद देने को दिल करता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ऑस्कर अवार्ड भी उनको मिलना चाहिए इंतखाबात को मुनसिफाना और शफाफ बनाने के ऊपर। यानी जिस पूरे पाकिस्तान में शायद ये वाहिद आवाज होंगे
जो कह रही होगी कि इंतखाबात मुंसफाना और शफाफ हो रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हुक्मरानों का जो मंत्र बिल्कुल बात वही है, जब डिलीवर नहीं किया होता कुछ, जब पल्ले कुछ नहीं होता तो फिर मजलूमियत कार्ड ही है जो जाकर आवाम के सामने खेला जाता है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात की हम बात करें तो इंतखाबात की तैयारी से मुतालिक एक और मरहला अबूर हो गया है। बैलेट पेपर की तबात में हायल रुकावटें दूर हो गई हैं और पंजाब फतह करने का मिशन। पीपल्स पार्टी का गुजरात में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा, जबकि सानिहा 9 मई बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुमायत करने का फैसला और पीटीआई के केपी में इंतखाबात अदलिया की ज़ेर निगरानी कराने की दरख्वास्त खारिज हो गई है। सलमान आबिद साहब, पंजाब फतह करने का मिशन है जो पीपल्स पार्टी ने गुजरात में भी अब सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा किया है। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी समेत किसी को भी यकीन नहीं था कि पंजाब में तीर को ऐसी बुरी शिकस्त नसीब होगी। क्या अब बिलावल भुट्टो ने लाहौर से लड़ने और पंजाब में वापस कदम जमाने का जो फैसला है वो बेहतर किया है, या फिर आपको क्या लगता है कि ये बेहतर फैसला नहीं है और इस इलेक्शन में या तो नहीं, और आने वाले सालों में क्या आप देख रहे हैं कि इस जो सारी वो स्ट्रेटेजी है या जो एफर्ट वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा कुछ हो पीपल्स पार्टी को? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली बहुत अच्छी है कि उन्होंने पंजाब में एक्टिव होने का फैसला किया है और मैं इसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पंजाब में आके भरपूर सियासत कर रही है। ये उसका हक है और माजी में पीपल्स पार्टी को बड़ा गिला रहता था कि 2008 के इंतखाबात में, 2013 के इंतखाबात में, 2018 के इंतखाबात में हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी। अब तो माशाल्लाह उनको भरपूर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और वो काम कर रहे हैं। अच्छी बात है सियासी जमातों का हर सूबे में जाकर एक्टिव होना, मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ। लेकिन इससे कोई नतीजा ये निकाला जाए कि 2024 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई बहुत बड़ा सियासी मार्का मारने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि इसको फहमी से हमें बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुकाबला अभी भी जो है वो PMLN और PTI के दरमियान ही है। और मैंने आपको कल भी कहा था कुछ 6-7 उम्मीदवार हैं जिनको टारगेट करके पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि वो पंजाब से जीत जाए। अभी उनका कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है। बिलावल साहब एक्टिव जरूर हुए हैं और वो जलसे करके पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदा कर रहे हैं, अपने आप को एक मुतबादल कायद के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन इस और दूसरा उनका ख्याल ये है कि इससे वो PTI के वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो जाएंगे और बार बार PTI के लोगों से वो ज़ाहिर हमदर्दी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और मुझे वोट दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वोट उनको मिल सकेगा उस तरह से। और ये कहना है कि पंजाब में सिर्फ मुकाबला तीर का और शेर का है और इमरान खान कहीं नजर नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है ये भी एक खुशफहमी की सियासत हो सकती है। इमरान खान इस वक्त उनकी जमात यानी पीपल्स पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार PTI के आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी और PMLN का मुकाबला है, PTI कहीं नहीं है, मेरा ख्याल है कि PTI भी मैदान में, ये अलग बात है PTI को इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी 2024 के इंतखाब में पंजाब से कोई बहुत बड़ा मार्का मारने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है, रज़ी साहब आपको क्या लगता है, एक जानिब देखा जाए तो जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो बड़े एक्टिव हैं और जलसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, वहीं आसिफ अली ज़रदारी साहब मंजरनामे से गायब लग रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि ज़रदारी साहब की जो सियासत है वो 8 फरवरी के बाद शुरू होनी है, क्योंकि नंबर गेम्स के वो मास्टर हैं और यही उनकी सियासत का महवर भी है। तो क्या लगता है, सिर्फ बिलावल भुट्टो को वो वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं या फिर कुछ अपने बारे में भी सोच रहे हैं? इस वक्त एक साहब हैं, उनका नाम है फैसल वाउदा, वो गुज़िश्ता दिनों ज़रदारी साहब से मिले तो ज़रदारी साहब ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा और ये सिंबॉलिक तस्वीर जो थी वो मीडिया को भी जारी की गई, उनका कंधा भी थपथपा रहे। हालांकि फैसल जो हैं वो उनसे दराज कद हैं, बज़ाहिर तस्वीर में तो यही नजर आ रहा। तो इसलिए मैं इसको यूं देखता हूँ कि बिलावल जो हैं नौजवान हैं, यंग हैं, एनर्जी है उनके पास, टीम भी उनकी अच्छी है और वो उनको इस इलेक्शन कैंपेन में मैक्सिमम यूज कर रही है। लेकिन बिलावल के साथ एक ट्रेजेडी है कि उनकी पार्टी के अंदर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पोजीशन पे और कोई बंदा नहीं है कि जो उनकी इस जलसों की सियासत का बोझ उठा सके। मतलब PMLN के पास तो है ना कि नवाज शरीफ चले जाएं, मरियम चली जाएं,
अपना शहबाज शरीफ चले जाएं, अब तो हमजा ने भी जलसे करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी में बिलावल हो सकते हैं, आसिफ साहब हो सकते थे, उनकी सेहत इजाजत नहीं थी, आसिफ जरदारी साहब की, इसी तरह बिलावल आसिफ जरदारी साहब की हमशीरा हो सकती थी अंदरूने सिंध, वो भी नहीं निकल रही। तो पूरी कैंपेन जो है वो बिलावल साहब के कंधों पे है और बिलावल साहब को मूव करना है, कैमरा फोकस उन्हीं को करता है। तो यूं लगता है कि वो बहुत ज्यादा गैदरिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, बल्कि जो आसिफा भुट्टो साहिबा हैं वो भी अपने भाई के लिए कैंपेन करती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, लाहौर में हैं, लेकिन आसिफा भुट्टो साहिबा जो हैं, जब देखें ना, कारकुन ये भी तो देखता है ना कि मेरी लीडर अगर आए तो उसके लिए एक अच्छा खासा आगे जमे गफीर होना चाहिए। तो वो वाली सलाहियत शायद लाहौर की पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी अपने अंदर नहीं पाती या कर पा रही कि आसफा अगर कोई जुलूस लेके निकले तो वो पूरे शहर के अंदर एक कंसिडरेबल गैदरिंग हो, या कम से कम जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने हल्के में गई हैं आज, उस लेवल की तो गैदरिंग हो। और अगर उस लेवल की नहीं है तो फिर हमने नहीं जाना, मतलब ये भी तो कंसिडरेशन होती है ना। तो अभी तक तो वो शादी हालों में ही आसफा जो हैं उनको बुला लेते हैं और वहाँ पे वो अपने कारकुनान को, जालों को इकट्ठा करके तो करते हैं। तो उस तरह से कोई बोझ बंटा नहीं पा, जिसे कहना बता नहीं पा रहा बोझ जो है बिलावल का, और सारी कैंपेन का बोझ उन्हीं के ऊपर पड़ा हुआ है। और क्योंकि वो एक आदमी है और वही बार बार एक्टिविटी करते हैं और बार बार उन्हीं की मीडिया कवरेज होती है, तो लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ वो जलसे कर रहे हैं वहाँ पे पार्टिसिपेशन का मेयार क्या है, वहाँ पे क्राउड की नेचर क्या होती है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे रखनी चाहिए। और उन इलाकों के लिए अगर वो कोई तरक्याती काम की बात करते हैं तो क्या वो मतलब कि कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पंजाब में तो उन्होंने इतने लोग खड़े नहीं किए, लेकिन अगर सियासत के सुल्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब इलेक्शन के बाद होने वाली जोड़ तोड़ के जरिए वफाक में हुकूमत बना लेते हैं, तो क्या वो उन चीजों को पूरा कर पाएंगे, उन वादों को वफा कर पाएंगे जो बिलावल साहब करके जा रहे हैं या जो बिलावल साहब को करने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सारे आगे डॉट्स लगा देते हैं, बहुत सारे कोलन और सेमी कोलन लग जाते हैं यहाँ से। तो इसलिए बिलावल साहब एक्टिव तो ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि अकेले हैं और अकेले सरगर्मी कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां भी उनके मुकाबले में ही, PMLN खास तौर पे वो उतनी भी शायद उससे ज्यादा सरगर्मी कर रही है क्योंकि वो लेट शुरू हुए बहुत सारे पंडित्स के बकौल। लेकिन मैंने इस प्रोग्राम में आपको अर्ज कर दिया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 20 दिन से ज्यादा की इलेक्शन कैंपेन करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पार्टी को बता दिया कि हमें 20 दिन की कैंपेन से रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे और इसके लिए उन्होंने बाकायदा जो है उन्होंने और उनकी टीम ने साइंटिफिक रिसर्च करवाई थी और वो उसके नतायज के बाद उन्होंने ये तय किया कि हमारी कैंपेन 15 से 20 दिन की होगी और वो कैंपेन इस वक्त शुरू हो चुकी है और अपने पीक की तरफ पहुंच गई है। कम से कम आज के दिन के बाद तो मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है जी। नसीर वागा साहब, आपसे यही सवाल करूंगी, पंजाब फतह करने का मिशन जो है वो लेकर निकले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या लगता है आपको जितनी एफर्ट वो कर रहे हैं क्या पंजाब में वापसी मुमकिन हो पाएगी उनकी? देखिए, मैंने थोड़ा सा ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे भी उनके जलसे हुए हैं, लेकिन निस्बतन जो हम सोच रहे थे उनसे बेहतर उनको बेहतर रिस्पांस मिल रहा है और लोग जो है उनके जलसों में भी आ रहे हैं और उनको रिस्पांस भी दे रहे हैं। आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो बहुत ज्यादा पंजाब में कोशिश कर रहे हैं और जाहिर है बेनजीर के नाम पे, जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पे लोग वोट तो देंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे बिलावल भुट्टो साहब के वो पंजाब को फतह कर लेंगे, पंजाब को फतह करना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि मुझे ये कहने का मौका दे देंगे ये नामुमकिन है उनके लिए। उसकी वजह क्या है? ये मुस्लिम लीग नून यहाँ पे जाहिर है उसका मौजूदा हालात में, क्योंकि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो बिल्कुल तहस नहस हो गई। उनके जो नाम, मतलब उनके नाम पे जो आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल वो कोई बहुत ज्यादा वोट हासिल कर सके। क्यों?
कि उनके इंतखाबी निशान पर बैन होने की वजह से लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि असल उम्मीदवार कौन है, हम किसको वोट देंगे, उनकी वेबसाइट पे किसका नाम आएगा। वो एक बहुत लंबा काम है। अब मसला ये है कि जो बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त जो एफर्ट्स कर रहे हैं, उनका असल मकसद ये है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफा फिर जिंदा हो जाए। जाहिर पिछले अरसे दराज से उनकी जहाँ पे रूट्स बहुत कमजोर हो गई थी, उन्होंने आके पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश की है। लेकिन बाद में फिर कहूंगा कि फिर आकर जी कि शेर जो शिकार करेगा और वो शायद किसी और को देख रहा है। आप देखें ना कि शेर बाहर नहीं निकल रहा, चाहता है कोई दूसरा मेरे लिए शिकार कर दे। अब ये जो दूसरे का लफ्ज है ना, ये बड़ा खौफनाक लफ्ज है दूसरे का, कि ये किसकी तरफ उनका इशारा है, ये बड़ी अजीब बात है। तो इस तरह की बातें, इस तरह के इशारे किनायों से मतलब सिचुएशन को दागदार करना, दो राहे पर लोगों को लेके आना, दिस इज नॉट गुड। उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी जो मंशूर है उस पर कायम रहना चाहिए। जो भी वो पेश कर रहे हैं वो 10 नुकाती है, वो लोगों को जिस तरह भी अट्रैक्ट करते हैं, अपना काम करें। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दूसरों के ऊपर दर्द ना फेंके और दूसरों के खिलाफ जहर ना उगले। एक अच्छा और जेंटल, वो एक नौजवान और यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको बड़ी खूबसूरत अंदाज में पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करें, कंपेन करें, तो ये ज्यादा है। और ये बात सारे पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, उनको कम से कम जो एक सब्र का दामन है और एक तरीक़ेकार के साथ दूसरे पार्टी रहनुमाओं के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब पाकिस्तानी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। हम अपने ही मुल्क के अपने ही जो मुखालफीन है, और वो सिर्फ सियासी मुखालफीन है, उनके मुखालफत में हम इस हद तक चले जाते हैं कि अभी मैंने पहले सेगमेंट में कहा कि हम उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं। बहरहाल पॉकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब फतह करना नामुमकिन है। कोई 1-2 सीटें वो ले गए तो वो एक अलग बात है, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है ना, वो बड़ी अजीबोगरीब बनी हुई है कि एक जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को जो विनर समझती थी कि वो बिल्कुल कॉर्नर हो गई है। और ये जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं, सोलंकी साहब और दूसरे, मैं आज एक ऑडियो सुन रहा था, मुझे नहीं पता वो ऑडियो ठीक है या गलत है, मैं आपको वैसे रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ कि 1-2 सरकारी लोगों के मैसेज थे कि जी जहां जहां जो वो लोग जिनके ऊपर पीटीआई का ठप्पा लगा हुआ है, मीन्स के वो जो उनके उम्मीदवार हैं, उनकी फ्लैक्सेस जहां जहां बन रही हैं, वो तमाम जगह और वो छोटी मोटी मशीनरी उसको फौरी तौर पर सील कर दिया जाए। और अगर कोई ना करे तो वो साफ करे कि ये मेरा मतलब मेरे नंबर पे मुझे कॉल करें, ताकि हम उसको। देखिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, खुदा का वास्ता है, मैं आपको बताऊं। एक ये लोग ये सोचें कि इस तरह दूसरी पार्टी के साथ एक सिंपैथी का वोट ज्यादा होगा, जैसे वो कह रहे हैं ना कि जी ये सिंपैथी का वोट लेते हैं। अभी उन्होंने इक़्तिदार में आने के लिए फिर मजलूम ना बने। ओ भाई, आप उनको मजलूम बनने का मौका ही ना दें, आप ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना करें कि कोई अपने आप को मजलूम बनाए और सिचुएशन जो है वो खराब हो जाए। तो ये मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है, केयर टेकर गवर्नमेंट का काम ये है, सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। अगर अदालत आलिया ने उनका इंतखाबी निशान बैन कर दिया है, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये है ना जो इस तरह के इक़दाम है ना, ये लोगों के अंदर मजीद रेजिस्टेंस पैदा करने हैं, लोगों के अंदर एक आप जिक्र कर ही रहे हैं तो ठीक है, कुछ बात कर लेते हैं साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें, हमने मुस्लिम लीग नून की भी की और पीपल्स पार्टी की भी की, तो बानी पीटीआर शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है सानिया 9 मई में, और पुलिस ने 12 मुकदमात के जो चालान है वो भी पेश कर दिए हैं। इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई की केपी में इंतखाबात अदलिया के जेर निगरानी कराने की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी है। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, मुझे एक खेचातानी लग रही है, और वो खेचातानी ये है कि इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर हफ्ते हफ्ते की 3-3 दिन की एडजर्नमेंट हो रही है, जो कि पहले रोजाना की बुनियाद पर सुने जा रहे थे। मतलब अगर उनके अंदर इतनी अर्जेंसी नहीं थी तो पहले को रोजाना की बुनियाद पर सुने जा रहे थे, और अगर वो पहले रोजाना की बुनियाद पर सुने जा रहे थे तो अब क्यों उसके लिए 10-10 दिन की 15-15 दिन की एडजर्नमेंट दी जा रही है। मुझे ये लगता है कि ये इनके ज्यादा मुकदमात की जो समाअत है वो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की तरफ धकेली जा रही है।
और जो नई हुकूमत आएगी वो उनके बारे में जो फैसला करना चाहेगी वो कर लेगी। ये बहरहाल एक ऐसी बात है जो मुझे बाहर नजर आई है। आज देखिए ना, ये जो आपने चार्ज फ्रेम करने की बात की है, ये 6 फरवरी तक चली गई है। अब 6 फरवरी को अगर आप देखें तो 6 और 7 फरवरी 2 ऐसे दिन होंगे जिस दिन कैंपेन, बल्कि 6 फरवरी को कैंपेन अपनी पीक पे होगी ना, इलेक्शन कैंपेन, और 7 को तो वैसे इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जानी है क्योंकि 8 को इलेक्शन होने हैं, और 5 को छुट्टी होगी, 5 फरवरी की यौम कश्मीर की छुट्टी होगी। तो अब ये एडजस्टमेंट समझ नहीं आई, उस दिन भी लेफ्ट ओवर होगा क्योंकि हो सकता है वकील साहब जो हैं वो इलेक्शन के अंदर मसरूफ हों और वो एडजस्टमेंट सीख करें, और अदालत नॉर्मली ऐसी एडजस्टमेंट ग्रांट कर दिया करती है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि बानी पीटीआई के मुकदमात जो हैं, जितने भी इस वक्त जेर समाअत हैं अदालतों में, उनका फैसला नई हुकूमत आने के बाद ही आएगा, उससे पहले के हालात लग नहीं रहे फिलहाल। अच्छा, बाकी जो है वो सियासत में कोई चीज हर से आखिर नहीं होती, ठीक तो है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, कुछ भी हो सकता है। ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एफबीआर का रिटेलर से टैक्स लेने के लिए स्कीम लाने का फैसला सामने आया है। क्या ये स्कीम होगी, क्या फैसला किया गया है, इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे थे एफबीआर ने रिटेलर से टैक्स लेने के लिए स्कीम लाने का फैसला कर लिया है। इंतखाबात से कबल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा भी मुतवक्किल है। वफाकी काबीना ने एफबीआर में इस्लाहात के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी कायम कर दी है और IMF से दूसरे जायजे के लिए मुज़ाकरात इंतखाबात के बाद मुतवक्किल हैं। नसीर वागा साहब, एफबीआर ने जो रिटेलर से टैक्स लेने के लिए स्कीम लाने का फैसला किया है, दुकानदारों पर सालाना आमदन के मुताबिक टैक्स आयद होगा जिसे माहाना ही वसूल किया जाएगा। तो कितनी काबिल अमल होगी ये स्कीम आपके ख्याल में, और क्या ये जो दम तोड़ती मईशत है इसकी बहाली मुमकिन हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल ये स्कीम कामयाब हो सकती है बशर्ते कि एफबीआर अपने जो अफसरान और उनका खौफ और जो उनके हाथ में मादरत के साथ एक तलवार नुमा चीज है जिससे वो मुख्तलिफ ताजरों को आगे जिम्मा करते हैं, वो बंद कर दें, उनके साथ बैठें और जो भी फार्मूला हो ताजरों की मर्जी से तय करें। देखिए, कभी तो कहते हैं कि जी उनकी आमदन, और कभी एक बात हुई थी कि दुकान के साइज के मुताबिक कि कितनी बड़ी शॉप है, कितने स्क्वायर फुट की शॉप है, वहां कारोबार क्या हो रहा है, उसके मुताबिक। देखिए, अगर टैक्स फिक्स करके लेना है इन्होंने, असल इनका इरादा अब यही है कि जितने छोटे रिटेलर्स हैं उन पे फिक्स टैक्स आयद कर दिया जाए कि एक पे फर्ज करें कि पान वाले से हमने 5,000 महीने का लेना है, टायर शॉप वाले से 3,000। इस तरह का फार्मूला बन रहा है और ये फार्मूला काबिले अमल होगा बशर्ते के तमाम ताजरों को इसमें एतमाद में लिया जाए। लेकिन अगर ताजरों को एतमाद में ना लिया गया माजी की तरह और जबरदस्ती उन पर एफबीआर का कोई फैसला या कोई तरीकाकार या नया फार्मूला उनके ऊपर कुछ थोप दिया गया और ठोस के काम कराने की कोशिश की, तो ये एक बार फिर नाकाम हो जाएगा और बहुत बुरी तरह एहतजाज होगा और फिर हुकूमत घुटने टेक देगी। इसलिए बेहतर ये है, देखिए, छोटे रिटेलर्स पर टैक्स होना चाहिए। इसमें कुछ अगर कोई बंदा इसे इनकार करे ना, छोटा रिटेलर, तो मेरा ख्याल है वो मुल्क कौम के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही ये है कि यहाँ पे टैक्स देने वालों की तादाद बहुत कम है। और इससे भी एक मसला प्रॉब्लम ये है कि आप गाड़ी लेते हैं ना, तो कहते हैं जी अगर आप फाइलर पर इतना टैक्स होगा और नॉन फाइलर पर इतना होगा, इसका मतलब है नॉन फाइलर 2 लाख रुपया दे के 1 लाख की बजाय 2 लाख दे के तो क्लीन हो गया। नो, नॉन फाइलर वाला तस्वर पाकिस्तान से खत्म करना होगा। अगर एफबीआर ने टैक्स इकट्ठा करना है तो फिर नॉन फाइलर पे कांटा लगा देंगे। जो अभी हाल ही में खबरें आ रही थी जी मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो देखें कुछ भी नहीं हुआ। महज बातें हैं। जो चीज मुमकिन नहीं है वो चीज इनको नहीं करनी चाहिए। खुदारा टैक्स इकट्ठा करने का एक फ्रेंडली तरीका बनाए। मैं आपको यकीन से कहता हूं
कि अरबों खरबों रुपए टैक्स का इजाफा हो सकता है, लेकिन एक फ्रेंडली तरीका लेके आए जिसमें सब लोगों की कंसेंट शामिल हो। मर्जी से लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े दफ्तर के अफसरान, उनकी गाड़ियां, उनकी जीपें, हाथ में हथकड़ियां होती हैं और आगे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, कहते हैं कि दुकान बंद करें, हम छील कर। ऐसे कारोबारी लोगों से टैक्स वसूल नहीं किया जाता। आप सारी दुनिया में देख लें, लोग टैक्स लाइनों में लग के खुद देते हैं। और एक आखिरी बात कर देंगे, खुदा का वास्ता है, जब हुकूमत इस टैक्स के रिवॉर्ड में लोगों को कुछ देगी, मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि फर्ज करेंगे मुझे हेल्थ की फैसिलिटी मेरी टैक्स की वजह से अगर मिल रही हो और मुझे ये पता हो कि मैं टैक्स नहीं दूंगा तो मैं हॉस्पिटल में कुछ नहीं मुझे मिलेगा, तो मैं तो भाई खुदा का वास्ता मुझसे टैक्स ले। तो ये मतलब कि टैक्स हम पे ना लगता नहीं है, जब तक अवाम पे टैक्स लगेगा नहीं तो अवाम में टैक्स देने का। इस पे भी बात कर लेते हैं। रजी साहब, जिस तरह से ये स्कीम लाने का फैसला किया गया, आपके ख्याल में एक तो ये कि कितनी काबिल अमल होगी ये स्कीम, और अगर ताजिर टैक्स देगा तो वो फिर अशिया भी उतनी ही महंगी कर देगा। आपके ख्याल में इस स्कीम से गरीब आदमी की जेब पर मजीद बोझ नहीं पड़ेगा? देखिए, ये बात तय है कि कोई भी टैक्स जो होता है वो किसी ताजिर ने, किसी सनतकार ने नहीं देना होता। उसमें उसका बोझ जो है वो कंज्यूमर को ट्रांसफर करना होता है, वो कलेक्शन एजेंट के तौर पे काम करता है। मुझे याद है मुशर्रफ साहब नए नए तशरीफ लाए थे तो उन्होंने अलहमरा लाहौर के अंदर एक फंक्शन जो था उसके अंदर किसी हाजिर सर्विस अफसरान की ड्यूटी लगाई हुई थी। तो ये वाला आइडिया उस वक्त एक नाबगा रोजगार हाजिर सर्विस अफसर ने पेश किया था कि दुकानों की मेजरमेंट की जाए और जो मेजरमेंट हो उसके हवाले से टैक्स लगा दिया जाए। तो वहीं पे एक एफबीआर के वकील थे, एफबीआर के साथ थे वकील अहमद खान साहब। उन्होंने उन साहब की स्टेज पे खड़े होकर ठीक ठाक उनको काउंटर किया था और उन्हें कहा था कि ये मकाना तजवीज आपको किसने दी है? जूड़िया बाजार के अंदर 4 फीट सिर्फ 4 फीट की जो दुकान है वो करोड़ों रुपए में बिकती है और वहां पे अरबों रुपए का लेन देन होता है, सिर्फ बैठने की एक जगह होती है। उसका आप मुकाबला जो है वो लालू खेत के अंदर बने हुए एक स्टोर के साथ या एक 10-20 की दुकान के साथ कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए ताजर बेसिकली टैक्स को अवॉइड करते हैं या अपने खातों के नजदीक नहीं फटकने देना चाहते, क्योंकि इससे उनकी इनकम का राज इंकशाफ हो जाता है और इनकम के ऊपर उन्हें अलग से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वो फिक्स टैक्स तो ले लेंगे, वो कहेंगे जी आप एयरपोर्ट से हमसे एडवांस में जितना टैक्स लेना है वो ले लें और वो हम डालेंगे कंज्यूमर के ऊपर और अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन असल जो ऑब्जेक्टिव है इस टैक्स का वो ये है कि ठीक है आपने ये टैक्स तो लोगों से लेके देना है, लेकिन ए प्यारे सनतकार साहब, ए प्यारे ताजिर साहब, आपको भी तो इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ है ना। उस प्रॉफिट के ऊपर इनकम, उस प्रॉफिट जो कि आपकी इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स भी तो अदा कीजिए। उससे बचने के लिए जो वारदात डाली जाती है वो ये है कि ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जिनकी रोजाना करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल है, वो छोटे छोटे ताजिरों के नाम के ऊपर पेशा वराना तंजीमें बनी हुई है। उन्होंने पैड शर्ट छपवाए हुए हैं, दफ्तर बनवाए हुए हैं, उनको पैसे देते हैं या फाइनेंस करते हैं या रिश्वत ब्राइब करते हैं और वो जनाब सड़कों के ऊपर आके तो एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर देते हैं कि जनाब ताजिरों के ऊपर टैक्स लग गया तो ये होगा। ये छोटे ताजिर का मसला ही नहीं है। ये जो गली वाले का ताजिर है ये उसका इशू ही नहीं है। असल में इशू है उन बड़े बड़े डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर हो गए हैं। आप तो लाहौर के अंदर एक ब्रांड के 50-100 स्टोर खुले हुए हैं और टैक्स जब उनसे पूछे तो वो वही सेल टैक्स कलेक्ट करके दे रहे होंगे जो ऊपर लिखा होगा। हाँ जी, आपकी बात को आगे लेकर चलूंगी। बात तो यही है सलमान आबिद साहब, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो हर स्कीम से फायदा उठाकर बच जाते हैं, लेकिन फंसता कौन है? छोटा ताजिर और अवाम। तो फिर टैक्स का निज़ाम कब शफाफ होगा और जो टैक्स का निज़ाम है उसे आज तक हम बेहतर क्यों नहीं कर सके आपके ख्याल में? देखिए, बड़े मगरमच्छ कौन है? पाकिस्तान का हुक्मरान तबका, पाकिस्तान का रूलिंग एलीट तबका, ये बड़े मगरमच्छ है। इन्होंने आगे से छोटे मगरमच्छ जो बड़े बड़े कारोबारी तबकात हैं उनके साथ अपने नेक्सस बनाए हुए हैं। ये क्यों लगाएंगे उनके ऊपर टैक्स? मुझे बताइए, ताकतवर लोगों के ऊपर और ताकतवर तबकात के ऊपर, क्योंकि इन्हीं के बुनियाद के ऊपर तो उनका कारोबार चलता है। वो बड़े बड़े पैसे जो है सरमाए लगाते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के ऊपर और उनकी इंतखाबी मुहिम पे पैसे लगाते हैं।
और अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाते हैं, और इसीलिए बनाते हैं कि जनाब जब ये इक़्तिदार में आ जाएं तो हम हमारे कारोबार पर कोई हाथ ना लगाएं। और बल्कि मैंने कल भी कहा था कि ये जो हुक्मरान तबकात है इनके अपने बड़े बड़े कारोबार हैं, ये सब मिल ऑनर्ड हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चलाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे ये हैं। क्यों चाहेंगे कि अपने ऊपर लोगों को टैक्स लगाएं? इसलिए उन्होंने नजला तो जो है वो आम आदमी के ऊपर ही पे गिराना गिरा है देना ना। है। सलमान आबिद साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। ताकतवर तबकात और ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, जब तक ये टैक्स के निज़ाम के अंडर नहीं लाए जाते तब तक बेहतरी की जो सूरत हाल है वो हम नहीं देख सकेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।